अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को खूब इंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों को इनकी समझ भी आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स मुझे आए थे कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, आप इस पर लेक्चर बनाएं। और मोस्टली ऐसा होता है कि इस चैप्टर के जो कॉन्टेंट हैं वो बच्चों को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इस चैप्टर पर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। अगर आप लोगों को कोई क्यूरीज वगैरह रिगार्डिंग लेक्चर्स अगर रह जाती हैं तो आप लोग वो कमेंट में सेक्शन में पूछ दीजिएगा मुझसे, मैं आप लोगों की क्यूरीज को हल करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम आज अपना यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग 1 का, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। दिस इज माई लेक्चर नंबर 11। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इस चैप्टर के अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों ने इस सेम लेक्चर में सॉल्व करने हैं। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स ऑफ पेशेंट एट द क्लिनिकल साइट, कि क्लिनिकल साइट पे पेशेंट की लर्निंग नीड्स क्या होती हैं। देन डेवलप टीचिंग लर्निंग प्लान हमने डेवलप करना है नर्स के लिए। देन परफॉर्म हेल्थ टीचिंग एट क्लिनिकल साइट, कि अगर आपको क्लिनिकल साइट पे हेल्थ टीचिंग करनी हो लोगों की, उनको बताना हो तो आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था कि हम लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आप इस पर लेक्चर बनाएं। तो चूंकि हम लोग सिलेबस वाइज चल रहे हैं, हम लोग कंटेंट वाइज, तो इस चैप्टर की जब बारी आनी थी तभी हमने इसको करना था, तो आज हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टीचिंग क्या होती है बेसिकली, क्योंकि हमने टीचिंग करनी है तो हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। Teaching is a deliberate intervention that involves planning and implementation of instructional activities and experiences to meet intended learner outcomes according to our teaching plan. थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है लेकिन आप लोगों को याद करवा देती हूँ मैं किस तरह से, कि आप लोगों ने इसके पार्ट्स डिवाइड कर लेने हैं। ठीक है, जब भी आप लोगों को कोई बड़ी डेफिनेशन मिल जाए और याद करनी भी जरूरी हो तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लेंगे तो आप लोगों को याद करना आसान हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा करें कि इसके आप 3 पार्ट्स बना लें। फर्स्ट पार्ट आप बनाएं, टीचिंग इज अ डेलिब्रेट इंटरवेंशन दैट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप प्लानिंग कर रहे हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, किस चीज़ की कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस की। ठीक है, 2 पार्ट्स हो गए। अब किस लिए कर रहे हैं, टू मीट इंटेंडेड लर्नर आउटकम्स, के हम कुछ स्पेसिफिक लर्नर के अंदर आउटकम्स चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर टीचिंग प्लान। याद होगी? एक दफ़ा फिर से रिवाइज कीजिएगा, याद हो जाएगी। या फिर आप ये कर सकते हैं, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग टू पीपल्स नीड, experiences and feelings and making specific interventions to help them learn particular things. ठीक है, जिनको ये आसान लगती है वो ये वाली कर लें, वैसे बेस्ट ये वाली डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। What is learning? Learning can be defined as the change in behavior, knowledge, skills, attitudes that can occur at any time or in any place एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, कि कहीं भी आपके सामने कोई एनवायरमेंटल स्टिमुलाई ऐसा आया, उसके नतीजे में आपके बिहेवियर में, आपके नॉलेज में और आपकी स्किल्स में कुछ भी चेंजेस आई तो वो क्या होगा कि लर्निंग होगी। और इंसान जो है बचपन से लेके अपने मरने तक क्या करता है, पूरी जिंदगी वो लर्निंग की फेज में ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट एट क्लिनिकल साइट, कि हम क्लिनिकल साइट पे किस तरह से पेशेंट की लर्निंग नीड्स को असेस कर सकते हैं कि उसको किस जगह पर कितनी लर्निंग किस तरह से चाहिए है। लर्निंग नीड्स आर डिफाइंड एज gaps in knowledge that exist between a desired level of performance and the actual level of performance. ठीक है, कि डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होता है कि हम चाहते हैं कि एक पेशेंट जो है अपने वोंड की केयर करे। ठीक है, लेकिन अब पेशेंट जो है उसके पास एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है कि उसको केयर करना नहीं आता है। तो इसके दरमियान जो गैप है सारा का सारा वो क्या होगा, वो लर्निंग होगी, कि हम उस पेशेंट को बता देंगे कि कुछ किस तरह से जो है डिजायर्ड लेवल उसने अचीव करना है। ठीक हो गया। स्टेप्स टू आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स, ये 9 स्टेप्स हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें लर्निंग नीड्स को। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है, आइडेंटिफाई द लर्नर। हमें सबसे पहले अपनी पूरी कम्युनिटी में से एक लर्नर चूज करना है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि असल में सीखना चाहता है, जिसको रिक्वायर्ड है लर्निंग। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से करेंगे, हु इज द ऑडियंस। हमें सबसे पहले ऑडियंस का पता होना चाहिए। इफ द ऑडियंस इज वन इंडिविजुअल, इज देयर अ सिंगल नीड और डू मैनी नीड्स हैव टू बी फुलफिल्ड, कि क्या अगर कोई ऑडियंस है सामने या कोई एक इंडिविजुअल है और उसकी कोई सिंगल नीड हमने फुलफिल करनी है या बहुत सारी नीड्स फुलफिल करनी है। इज देयर मोर देन वन लर्नर। फॉर एग्जाम्पल, एन एजुकेटर में बिलीव दैट ऑल पोस्ट पार्टम मदर्स नीड्स अ फॉर्मल क्लास ऑन सेफ्टी इश्यूज ऑफ देयर बेबीज, कि अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में है और
आफ्टर डिलीवरी अगर किसी फीमेल को जो है एजुकेशन चाहिए है तो आप देखें कि उस वार्ड में कितनी ज़्यादा कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी डिलीवरी अभी रिसेंटली हुई है और उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। आप उन सबको इकट्ठा करके आप उनको एजुकेट करना शुरू करें। ठीक है, तो आपने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द राइट सेटिंग। अब इसमें क्या आएगा, एस्टैब्लिशिंग अ ट्रस्टिंग इन्वायरमेंट विल हेल्प लर्नर्स फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन कन्फाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि अगर आप पेशेंट के साथ अपना जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे तो क्या होगा कि पेशेंट अपने आप को सिक्योर फील करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसकी बात को सीरियसली लिया जा रहा है और वो रिस्पेक्ट फील करेगा। उसके लिए आपको एक ऐसी राइट सेटिंग बनानी है, आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आपको ट्रस्ट डेवलप करना है, आपको एम्पैथी दिखानी है, तभी जो है पेशेंट अपने आपके सामने अपनी नीड्स को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, देन हमारे पास है कलेक्ट डाटा ऑन लर्नर। अब ये क्या होता है, once the learner is identified, the educator can determine characteristic needs of the population by exploring typical health problems or issues of interest to that population। कि अगर आपने लर्नर को आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर आप उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज चेक करें कि क्या क्या हैं। आप टिपिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएं और फिर आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम तक चले जाएं जो कि आपको उसके अंदर से ढूंढनी है। ठीक है, देन फोर्थ वन है हमारे पास इंक्लूड लर्नर एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इस बात का मतलब कि अगर हम इसी स्टेटमेंट को देखें तो यहीं से इसका मतलब पता चल रहा है कि आपने लर्नर से इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसको इंपॉर्टेंस देनी है। अलाउ द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स टू आइडेंटिफाई व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू देम, कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्या सीखना चाहते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ सोशल सपोर्ट सिस्टम्स आर अवेलेबल, कि क्या उनके इर्द गिर्द कोई ऐसी एनजीओ, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसे सपोर्ट पीपल हैं जो कि उनको एजुकेट कर सकें या उनको केयर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, हमने वो चेक करना है। टाइप्स ऑफ सोशल सपोर्ट सिस्टम्स आर अवेलेबल और परसीव टू बी अवेलेबल, कि या जो हैं या जो हो सकते हैं। एंड हाउ देयर सोशल सपोर्ट सिस्टम कैन हेल्प, कि उनका सोशल सपोर्ट सिस्टम किस तरह से लोगों की हेल्प करेगा। ठीक है, हमने उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है। देन है इन्वॉल्व मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम, कि अगर नर्स अगर अकेले काम करेगी तो क्या होगा कि वो अकेले इतना बड़ा जो है प्रोजेक्ट नहीं कर सकती है, तो उसको अदर टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। नर्सिस आर नॉट द सोल टीचर्स एंड दे मस्ट रिमेंबर टू कोलैबोरेट विद अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम फॉर रिचर असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड्स। ठीक है, आप अपनी हेल्थ मेंबर जो हैं जितने भी, उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर आप अच्छी असेसमेंट करना चाहते हैं लर्निंग नीड्स की। तो देन प्रायोरिटाइज नीड्स, आपने पेशेंट की नीड्स जितनी उसको चाहिए आपने उनको नोट डाउन कर लिया, देन आपने उनको प्रायोरिटाइज करना है अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की। मैस्लोज हायरार्की जो है ये मैस्लो ने दी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो ह्यूमन नीड्स होती हैं ना, किसी भी तरह की नीड्स, उनको एक हायरार्किकल फॉर्म में उन्होंने मैनेज किया था। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है अगर आपने सुना हो तो उसमें जो है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मेरा शायद 3rd या 4th लेक्चर। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैस्लोज हायरार्की को। तो अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग वहां से उसको क्लियर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। तो मैस्लोज हायरार्की जो है उसके मुताबिक हमने पेशेंट की नीड्स को प्रायोरिटाइज करना है और हमने देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड इस वक्त क्लाइंट की कौन सी है, उसको हमने सबसे पहले फिल करना है, उसके बाद हमने नेक्स्ट वाली को, देन फिर हमने अगले वाली को। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट है एग्जामिन एजुकेशनल रिसोर्सेज, कि एजुकेशन के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, अब आप किस किस तरह से उसको एजुकेट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड इज यूजलेस टू प्रोसीड विद इंटरवेंशंस इफ द प्रॉपर एजुकेशनल रिसोर्सेज आर अनअवेलेबल और अनरियलिस्टिक टू ऑब्टेन, कि आपके पास एजुकेशनल रिसोर्सेज नहीं है इतने, आप पेशेंट को सिखाना चाहते हो, आप उसको दिखाना चाहते हो कि अगर वोंड जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है, या अगर आपने कोई ड्रेसिंग की है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, तो आप उसको ऑडियो विजुअल दिखाना चाहते हो, लेकिन आपके पास जो है ऑडियो विजुअल की फैसिलिटी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप व्हाइट बोर्ड पे समझाना चाहते हैं, आपके पास वो नहीं है। ठीक है, तो आप जो है आपके पास अगर इक्विपमेंट वगैरह नहीं है तो क्या होगा कि आपकी जो है लर्निंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, आप एजुकेट नहीं कर पाएंगे लोगों को। For example, if an asthma patient requires learning about inhaler or peak flow meter, then they should be present there। ठीक है, कि वहां पर इनहेलर और पीक फ्लो मीटर होना चाहिए ताकि पेशेंट जो है उसको प्रैक्टिकली जो है ऑपरेट करना सीख ले। देन असेस डिमांड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम कर रहे हैं आपको उनकी पॉलिसीज और रेगुलेशंस पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप जो है उनको वायलेट कर दें। दिस असेसमेंट प्रोवाइड नर्स इन्फॉर्मेशन दैट रिफ्लेक्ट द एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी, सो नर्स शुड टेक केयर ऑफ द पॉलिसीज एंड शुड प्रोवाइड लर्निंग इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है टेक टाइम मैनेजमेंट इनटू अकाउंट,
टाइम बहुत ज़्यादा बेस करता है किसी भी चीज़ में, तो आप लोगों ने क्या करना है, लर्नर मस्ट बी गिवन टाइम टू ऑफर देयर ओन परसेप्शन ऑफ देयर लर्निंग नीड्स। अगर आप पेशेंट से क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा कि आप एक के बाद एक क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हो और उसको टाइम नहीं दे रहे हो कि वो खुद से परसीव करके आपको आंसर दे पाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको प्रॉपर टाइम देना है कि वो अपनी परसेप्शंस आपके सामने खोलकर बयान कर सके, एक्सप्लोर कर सके अपने आप को। ठीक है, और आपने उस वक्त क्या करना है कि इंटरप्शन और जितनी भी डिसरप्शंस आ रही हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका और आपके पेशेंट का टाइम बचे और कहीं पेशेंट को ऐसा ना लगे इंटरप्शन से कि आप जो है उसकी बात को नहीं सुन रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी क्या थी, लर्निंग नीड्स को आइडेंटिफाई करने के आपके पास मेथड्स थे। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डेवलप टीचिंग लर्निंग प्लान। टीचिंग लर्निंग प्लान कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 8 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द पर्पस, कि किस वजह से आप पढ़ाना चाह रहे हो बेसिकली। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ द ओवरऑल गोल, कि आपका जो पूरा गोल है आपके उस टीचिंग प्लान का, उसको आपने सिंगल स्टेटमेंट में लिखना है। देन अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके लेक्चर के जो है बाद में, लेक्चर लेने के बाद जो है वो आपके लर्नर क्या क्या कुछ सीख पाएंगे। देन एन आउटलाइन ऑफ रिलेटेड कंटेंट, जो आपका कंटेंट है आपके पास उसकी एक आउटलाइन होनी चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें इस प्लान में कवर करेंगे। देन द इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज़ फॉर टीचिंग रिलेटेड कंटेंट, आप कौन कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, आप जो है आप वाइट बोर्ड यूज़ करेंगे, उसके अलावा आप जो है वो ऑडियो विजुअल यूज़ करेंगे। देन द टाइम अलॉटेड फॉर टीचिंग ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव। द सेवंथ वन इज द इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, मटेरियल्स और टूल्स, कि आपको क्या क्या टूल्स चाहिए ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। द मेथड यूज टू इवेल्युएट लर्निंग, आप लास्ट में उनका फीडबैक किस तरह से ले रहे हो। ठीक है, तो ये 8 आपके पास क्या है, टीचिंग लर्निंग प्लान के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसी तरतीब के साथ आपने इनको करना है। आगे हम इनको दोबारा से रिपीट करेंगे ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से मेमोराइज हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सैम्पल है हमारे पास टीचिंग लर्निंग प्लान का। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पर्पस होता है सबसे पहले हमारे पास ऊपर। ठीक है, तो आपने इस तरह से पर्पस लिखना होता है अपने टीचिंग प्लान का। देन आपने एक स्टेटमेंट में गोल लिखना होता है आपने। ठीक है, उसके बाद आपके पास इस तरह से बाकी की 6 चीज़ें जो हैं इस तरह से अरेंज होती हैं, 2 यहाँ पर आ गई और 6 यहाँ पर, 8 चीज़ें आपकी पूरी होगी। पर्पस हो गया, गोल हो गया, देन ऑब्जेक्टिव्स एंड सब ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। देन आपके पास कंटेंट आउटलाइन आ जाएगी। ठीक है, फिर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके पास आ जाएगा। देन टाइम अलॉटेड इन मिनट्स आ जाएगा, कितना टाइम आपने देना है अपनी टीचिंग को। ठीक है, देन रिसोर्सेज आपके पास आ जाएंगे, मटेरियल्स, टूल्स वगैरह। देन मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, कि आपने किस तरह से उनका फीडबैक लेना है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसके 8 पार्ट्स लिख के और आप इस तरह से अगर टेबल ड्रॉ कर देंगे कि हम इस तरह से एक सैम्पल ड्रॉ करते हैं टीचिंग लर्निंग प्लान का। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का मेरा ख्याल है इनफ हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। परफॉर्म हेल्थ टीचिंग एट क्लिनिकल साइट, कि आपने क्लिनिकल साइट पे हॉस्पिटल में हेल्थ टीचिंग करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नर्स के लिए, स्पेसिफिकली BSN ग्रेजुएट के लिए, कि आपको जो है हेल्थ टीचिंग आनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो है फिजिशियन कभी भी हेल्थ टीचिंग नहीं करता। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नर्स की होती है। तो चूंकि आगे हम लोगों ने फॉरेन में जाके आप लोगों ने काम करना है, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ में इंशाल्लाह ताला आप लोग जाएंगे, तो आप लोगों को जो है हेल्थ टीचिंग के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने पेशेंट को टीच करेंगे। क्योंकि जब आप पेशेंट को एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उससे आपको डबल फायदा होता है। एक तो ये होता है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है और लोगों को जो है वो बेटर लेवल्स ऑफ वेलनेस मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि आप लोग चूंकि अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हैं तो अल्लाह ताला आपसे खुश होते हैं। तो अब हम चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट ऑफ द लर्नर। अ 24-year-old मेल कॉलेज स्टूडेंट suffered a 7 centimeter laceration, स्किन पे लैसरेशन आ गई है, on the left lower anterior leg during a hockey game। वो हॉकी खेल रहा था तो उसको चोट लग गई। The laceration was cleaned, suture, उसको स्टिचेस लगा दिए गए और बैंडेज कर दिया गया। The client was given an appointment to return to the health clinic in 10 days for suture removal. Client stated that he lives in the college hostel and is able to care for wound if given instruction। वो कह रहा है कि अगर मुझे इंस्ट्रक्शन दी जाए तो मैं जो है खुद से केयर वुंड की कर सकता हूँ। क्लाइंट इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड रीड इंग्लिश। ठीक है, कि आपका क्लाइंट जो है वो समझ सकता है आप जो उसको समझाना चाह रहे हैं। अगर वो इंग्लिश नहीं भी समझ सकता तो आप उसकी लैंग्वेज में अगर आपको आती है तो आप अच्छे से इंटरप्रेट कर दें, एलैबोरेट कर दें उसको। अब हमारे पास क्या आ गया, पर्पस आ गया था ये। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू केयर ऑफ सुचर वुंड। अब जो है उस पेशेंट को सुचर वुंड की केयर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। गोल क्या आएगा हमारे पास,
शॉर्ट टर्म गोल होगा और लॉन्ग टर्म गोल होगा। शॉर्ट टर्म गोल हमारे पास ये आएगा, क्लाइंट विल रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन रिगार्डिंग वुंड केयर, कि अगर आपने उसको लेक्चर दे दिया, आपने उसको बता दिया किस तरह से वुंड केयर करनी है, तो शॉर्ट टर्म में वो आपको जो आप क्वेश्चन पूछोगे उससे बैकवर्ड, तो वो आपको फीडबैक में उनके आंसर देगा, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, क्लाइंट्स वुंड विल हील कम्प्लीटली विदाउट इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशन, के बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के उसका जो वुंड है वो हील हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने टीचिंग के जो बाकी हमने आउटलाइन वगैरह डिजाइन की थी, हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहला वाला ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स एंड सब ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, देन कंटेंट की आउटलाइन क्या होगी और टीचिंग मेथड क्या होंगे आपके। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास होगा डिस्क्राइब नॉर्मल वुंड हीलिंग, आप उसको नॉर्मल वुंड हीलिंग के बारे में बताएंगे कि किस तरह से होती है। कंटेंट आउटलाइन आप जो लिखेंगे वो आपके पास नॉर्मल वुंड हीलिंग ही आएगी कि आप इसके बारे में बता रहे हैं उसको। टीचिंग मेथड में क्या होगा, आप उसके लिए क्या करेंगे, डिस्क्राइब नॉर्मल वुंड हीलिंग विद द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स, आप उसको जो है ऑडियो में बता देंगे, ठीक है, और आप उसको वीडियो दिखाएंगे किसी किस्म की कि क्या होगा कि किस तरह से उसका वुंड जो है वो हील कर रहा है किसी भी पर्सन का, या आप उसको कहीं से पिक्चर दिखा देंगे, आप उसको वीडियो ऑडियो विजुअल जो है आप मल्टीमीडिया यूज करके किसी भी तरह स्क्रीन पे आप उसको दिखा देंगे, ठीक है, कि किस तरह से नॉर्मल वुंड हीलिंग होती है, ठीक है, आप उसको प्रोसेस समझा देंगे। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिस्क्राइब साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ वुंड इन्फेक्शंस, ठीक है, कि आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपका पेशेंट जो है वो साइन और सिम्टम्स जो है ना इन्फेक्शन के उनको बता सके। तो अब आपने उसको क्या बताना है, आपने उसको साइन सिम्टम्स इंक्लूड वुंड वार्म टू टच, कि अगर उसका वुंड जो है वो वार्म हो जाए, मेल अलाइनमेंट हो जाए उसके एजेस की, एंड प्रूलेंट वुंड डिस्चार्ज ड्रेनेज हो जाए, ठीक है, तो आपने इन सब के बारे में उसको बताना है। अब इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, यूज ऑडियो विजुअल टू डेमोन्स्ट्रेट इन्फेक्टेड वुंड अपीयरेंस, आप उसको ऑडियो विजुअल में दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह से जो है इन्फेक्टेड वुंड दिखता है, ठीक है। आप उसको बताएंगे पेशेंट को कि जो है आपका वुंड अगर वार्म टू टच होगा, ठीक है, या फिर मेल अलाइनमेंट हो जाएगी उसके एजेस की जहाँ पे स्टिचेस किए हैं आपने, या उस बैंडेज में से कोई पस डिस्चार्ज हो रही होगी, ठीक है, या फीवर हो रहा होगा, या मेलेज हो रही होगी उसको, ठीक है, तो आप उसको बताएंगे अगर इस तरह की साइन सिम्टम्स आपको होंगी तो आपका वुंड जो है वो इन्फेक्टेड हो रहा है, तो आपने रिपोर्ट करना है। देन आपके पास थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि पेशेंट जो है आइडेंटिफाई कर सके इक्विपमेंट नीडेड फॉर वुंड केयर, कि वो उनको आइडेंटिफाई कर सके। अब आपने उसको क्या करना है, आपकी आउटलाइन क्या होनी चाहिए, क्लींजिंग सॉल्यूशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, कि जो फिजिशियन ने डॉक्टर ने जो रेकमेंड कर दिया आपने उसको उसके बारे में बताना है, जैसे कि क्लियर वाटर भी हो सकता है, माइल्ड सोप एंड वाटर हो सकता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे कि पायोडीन वगैरह हो सकती है। अब टीचिंग मेथड में आपने क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट इक्विपमेंट नीडेड फॉर क्लींजिंग एंड बैंडेजिंग वुंड, आपने उसको वुंड बैंडेजिंग के बारे में बताना है, ठीक है, और एक हैंड आउट लिस्ट पकड़ा देनी, दिखा देनी है उसको कि कौन कौन सा आपको इक्विपमेंट जरूरत पड़ सकती है ड्यूरिंग बैंडेजिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हम दोबारा से उस तरह से हमने ले लिया, कंटेंट आउटलाइन एंड देन टीचिंग मेथड्स। तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट वुंड क्लींजिंग एंड बैंडेजिंग। अब पेशेंट जो है आपका वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा क्लींजिंग और बैंडेजिंग को। देन क्या है, आपने उसको बताना है डेमोन्स्ट्रेट ऑफ वुंड क्लींजिंग एंड बैंडेजिंग ऑन द क्लाइंट्स वुंड, आपने उसके बारे में उसको बता दिया तो उसने आपको भी दोबारा से फीडबैक दे दिया। अब हमने इसके बारे में भी उसको एक हैंड आउट लिस्ट दे देनी है। देन आपके पास फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिस्क्राइब अप्रोप्रिएट एक्शन इफ क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेशन अराइज, कि अगर कहीं पर कोई उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है या कोई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है तो वो आपको डिस्क्राइब करेगा। अब आपने इसके लिए क्या करना है, पेशेंट को आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने, जैसे कि हेल्थ क्लिनिक या इमरजेंसी डिपार्टमेंट का कोई फोन नंबर, कोई कॉन्टेक्ट नंबर आपने उस क्लाइंट को देना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में या कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज करती है तो आप हमें बता दीजिएगा। डिस्कस अवेलेबल रिसोर्सेज, उनको आपने डिस्कस कर लेना है क्लाइंट के साथ। प्रोवाइड हैंड आउट लिस्टिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड फॉलो अप ट्रीटमेंट प्लान, आपने जो उसको डिस्चार्ज कार्ड देना है आप उसके ऊपर कोई नंबर मेंशन कर सकते हैं हेल्थ फैसिलिटी का, ठीक है, तो और उसको जो है फॉलो अप के लिए आप उसको डेट भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 6.1 क्या है, आइडेंटिफाई डेट टाइम एंड लोकेशन ऑफ फॉलो अप अपॉइंटमेंट फॉर सुचर रिमूवल। अब जो क्लाइंट है वो खुद से आपको बताएगा कि क्या आपके उसके पास डेट और टाइम है सुचर रिमूवल के लिए, ठीक है, और आपने उसको बता देना है कि अब उसने जो है वो फॉलो अप के लिए आना है और कहाँ आना है, ठीक है, और इसके लिए आपने उसको रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दे देनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट बचता है जो कि है इवैल्यूएशन। अब जब हम क्लाइंट से पूछेंगे पूरा का पूरा उसको टीच करने के बाद तो वो हमें रिस्पॉन्ड कर सकेगा जो भी हम सेल्फ केयर ऑफ वुंड के बारे में क्वेश्चन करेंगे। वो वुंड क्लींजिंग और बैंडेजिंग के बारे में हमें फीडबैक प्रोवाइड करेगा। वो जो है हमें
उस पर्सन का जो कॉन्टैक्ट को बताया है, या जो हमने उसको टेलीफोन नंबर दिया है कॉन्टैक्ट करने के लिए किसी भी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में, वो हमें बताएगा। स्टेट डेट, टाइम एंड लोकेशन फॉर फॉलो अप अपॉइंटमेंट। वो फॉलो अप अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम आपको दोबारा से बताएगा कि आपने ये डेट मुझे बताई थी, ये टाइम बताया था और मैंने यहाँ पर आना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने अपना यूनिट नंबर 8 जो है टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स पे हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आप लोग इसी तरह से लेक्चर्स को देखते रहिएगा और BSN के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को मेरे साथ हम लोग ऊपर लेकर चलेंगे। ठीक है, अपग्रेड करेंगे और दूसरों तक इस नॉलेज को फैलाइएगा। जितना भी आप नॉलेज को फैलाएंगे वो उतना बढ़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमेशा फैलाने से बढ़ती है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो वाकई ही में इन्फॉर्मेटिव लगती है, ठीक है, और आप लोगों को इससे कोई बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आपको दोबारा से मिलती रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। बहुत ज़्यादा खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में।